दो गुजराती देश को बेच रहे हैं और दो गुजराती देश को खरीद रहे हैं। यंग लीडरशिप की कमी नहीं हमारे पास, और ये वो लोग हैं जो लड़ना जानते हैं। आज कोई मीडिया वाले बीजेपी के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन करा, वो कुचल दिया इन्होंने। और यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ चुनाव हारने जा रहे हैं, ये भी बता दिया उन्होंने। हमें पता है कि जब तक ये इलेक्शन कमीशन बैठा, ज्ञानेश कुमार बैठा है, और जब तक इनकी सरकारी संस्थाओं का ये यूज करते रहेंगे, सरकार इनकी बननी थी। अगर आज देश के लिए हमें अपनी जान देनी पड़े तो हम आज भी तैयार है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। 4 मई की तारीख है। बड़ा जोर शोर से नारा उछला, 4 मई ममता गई, और 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे हमारे सामने। आज की तारीख में कांग्रेस ने कमाल किया है केरलम में, और बाकी 4 राज्यों में देखें तो बहुत डाउन चली गई। कांग्रेस पार्टी के लिए करने के लिए, सोचने के लिए अब बहुत कुछ है। जिसके पास कुछ नहीं होता है उसी के पास सबसे ज्यादा होता है। इत्तेफाक है कि हमारे साथ आज कांग्रेस पार्टी के युवा तुर्क ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे हमने चुना कि इस मौसम में, इस मौके पर उनसे बातचीत की जाए। तो पहले मैं धन्यवाद देता हूं दीपक वशिष्ठ जी, आपका बातचीत के लिए उपलब्ध होने के लिए, और आपका भविष्य उज्जवल हो, यही कामना करते हैं आप। लेकिन ये बताइए, इस मोड़ पे, जैसा कि हमने कहा, लोग इस मोड़ पे जब हम बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी यहां से कहां चलेगी? सर देखिए, अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब से बीजेपी 2014 से सत्ता में आई है और किस तरह की राजनीति कर रही है और किस तरीके से राज कर रही है, सारी सरकारी संस्थाओं पे इनका कब्जा हो चुका है। आज हर सरकारी मशीनरी का ये दुरुपयोग कर रहे हैं। सारी मीडिया पे इनका, बुरा मत मानना, मीडिया के लिए बोलूंगा मैं कि पूरी मीडिया पे आज इनका कब्जा है। आज अगर राहुल गांधी जी, हमारे नेता जो है, कोई एक बयान देते हैं या कोई भी काम करते हैं, उसको अच्छी तरीके से वो नहीं दिखाते हैं। और मोदी जी अगर एक बयान दे दे, सारा दिन वो टीवी पे चलता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इस चीज को आप समझे। और रही 5 राज्यों के चुनाव की बात, 5 राज्यों में आपको बताना चाहता हूं कि 5 राज्यों में 500 सीटों पे का इलेक्शन हुआ है, 500 सीटों की विधानसभा का, जिसमें 150 सीट कांग्रेस पार्टी ने भी जीती है। इसमें कोई, मैं और एक स्टेट भी हमने जीती है। और जिस तरीके से बंगाल का चुनाव, मैं उस पर थोड़ी सी गहरी चर्चा करना चाहता हूं कि बंगाल के चुनाव पे 96 के करीब इन्होंने पोलिंग दिखाया है, जो कि इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ है। उससे आइडिया लगा ले, ये कोई जनता चुनाव नहीं जिता रही इनको, ये चुनाव इनको कोई जिता रहा है। तो इनको सरकारी तंत्र मंत्र संत्र जो इनके हैं वो चुनाव जिता रहे हैं। इनका इलेक्शन कमीशन जो ज्ञानेश कुमार है, जिसके खिलाफ लगातार विपक्ष आवाज उठा रहा है, वो इनको चुनाव जिता रहा है। ये चुनाव कोई, क्या नाम है, जनता नहीं जिता रही है। अगर आज जनता का सर्वे करा लो, आप मीडिया वाले हो, अपने मीडिया से सर्वे करा लो, देख लेना जनता किसके साथ है। जनता खिलाफ है इनके पूरी तरीके से। दीपक जी, मूल शब्द फिर से ये सवाल फिर एक बार ध्यान दीजिए। मैं कहा कि इस जगह से कांग्रेस पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी? क्या ऐसे ही आरोप लगा के बढ़ेगी या खुद अपने तरीके से तैयार होगी मुकाबिल होने के लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास है, लंबा इतिहास है। कांग्रेस पार्टी ने भी 60 साल इस देश पर राज किया है, और कांग्रेस पार्टी के राज को आज लोग याद करते हैं। ये आपसे कहना चाहता हूं कि क्योंकि कांग्रेस के राज में कभी भी, आज अगर महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, रोजगार आज की नई जनरेशन के पास नहीं है, ये सब होने के बावजूद आज हम आवाज उठा रहे हैं, नहीं जा रही बात, हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी अगर आज आप देखेंगे पूरे देश के अंदर है, आज आपको हर गली में कांग्रेस का वर्कर मिल जाएगा, बीजेपी का वर्कर नहीं मिलेगा। ये इस चीज को आप देखना, कहीं भी चलो जाओ, मैं पूरे देश में जा चुका हूं। मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने में, हर स्टेट में जाकर लगभग काम किया है। जहां भी गया हूं, चाहे हमारी सरकार है या नहीं है, लेकिन कांग्रेस का वर्कर वहां जरूर है। और किसी भी पार्टी को आप हमेशा ध्यान रखना कि वर्कर ही जिताता है और वर्कर ही लड़ाई लड़ता है। अगर किसी पार्टी का वर्कर है तो आपकी पार्टी जिंदा है, सरकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपको आजादी से पहले की बात बताना चाहता हूं, उस टाइम हमारी सरकार थोड़ी थी, लेकिन कांग्रेस ने आजादी दिलाई इस देश को। कांग्रेस के लोगों ने कुर्बानी दी। कहां थी उस टाइम बीजेपी? आज आरएसएस बीजेपी को चलाती है। आरएसएस का एक इतिहास बता दो मुझे, आरएसएस के किसी आदमी ने इस देश के लिए आज तक कुर्बानी दी हो? आज तक क्या क्या इतिहास है इस देश के लिए? कभी, ये तो वो लोग हैं जो कभी तिरंगा झंडा भी नहीं लहराते थे अपने नागपुर हेडक्वार्टर पे, और आज ये लोग ये देश की सत्ता में बैठे। इस सिलसिले बात कर रहे हैं दीपक जी, थोड़ा सा हम रोक रहे हैं हम आपको। फिर से यही सवाल कि कांग्रेस पार्टी यहां से कैसे खड़ी होगी? क्या ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप से? आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई, कांग्रेस पार्टी के पास वर्कर्स हैं, विचार है, पॉलिसी है, लेकिन ये पॉलिसी इंप्लीमेंट तो ऐसे नहीं हो जैसे आप घुप अंधेरा की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं सिस्टम नहीं है, सिस्टम पे कब्जा किसी और का है। तब इस सूरत में कैसे आपके वर्कर्स उत्साह से आएंगे, बाहर निकलेंगे? क्या कोई और रास्ता है, कोई और टूल है, कोई उपाय है? देखिए, अभी पीछे जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था 2024 में हुआ था,
उसमें आपने देखा होगा कि सिर्फ 20 से 25 सीटों का फर्क रहेगा, डिफरेंस रहेगा, वरना आज हमारी सरकार होती तो बहुत बड़ी बात नहीं। बीजेपी को कोई फुल मेजोरिटी से सरकार नहीं आई। बीजेपी ने पूरे देश में शोर मचाया था कि 400, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, रह गई 240 पे। अगर 20-25 सीटों का डिफरेंस रह जाता और जबकि जब ये हाल है, कोई मीडिया ने हमारा साथ नहीं दिया, किसी सरकारी संस्था ने हमारा साथ नहीं दिया, उसके बावजूद इंडिविजुअल हम लोग चुनाव लड़े और उसके बाद भी बहुत अच्छा हमने प्रदर्शन किया और मात्र 25 सीटों से हम मात्र पीछे रह गए। और मैं आपको उम्मीद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस के वर्कर के अंदर जोश है, ना कांग्रेस का वर्कर टूटा है, ना हमारा हौसला टूटा है। हौसला भी बरकरार है हमारा और लड़ाई लड़ेंगे, जंग जीतेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा कुर्बानी देकर लड़ाई लड़ी है और जब हम कुर्बानी देने से पीछे नहीं है। अगर आज देश के लिए हमें अपनी जान देनी पड़े तो हम आज भी तैयार है। हमारे लोगों ने भी जान दी है, हम भी जान देने के लिए तैयार है। और इस देश के अंदर आप देखना 2029 के अंदर एक साफ सुथरी छवि की सरकार जो इस देश को चलाएगी और देश को आगे बढ़ाएगी, वो हम आपको जरूर देंगे। अच्छा दीपक जी, मतलब ठीक है, आप जो कह रहे हैं इसको सही मानते हैं, लेकिन दूसरा ये ऊपर लग रहा 17 अप्रैल को जो पार्लियामेंट का अंदर हुआ, पार्लियामेंट में अंदर में पहली बार जो आपने कहा 240 का आंकड़ा, भारतीय जनता पार्टी इस आंकड़े की वजह से पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जिसके बारे में कहते हैं गृह मंत्री हैं, जिनके बारे में कहते हैं कि अब तक हारा नहीं था उन्होंने अपने पूरे पॉलिटिकल कैरियर में, लेकिन जो पेशबंदी की कांग्रेस पार्टी ने या विपक्ष ने, तो धरातल पे वहां सदन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर में गिर गया। ऐतिहासिक था, ऐसा अब तक कभी नहीं हुआ। 40 साल पहले हुआ था, कभी कहते हैं शायद वो आतंकवाद विरोधी भी का ट्याडा कानून के समय में हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। तो इतनी बड़ी सफलता के बावजूद आप मोटे तौर पे देखें तो 17 अप्रैल को ये घटना हुई, सदन के अंदर हुई और ठीक 17 दिन के बाद नतीजे आए हैं 4 मई को। तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि सदन में जो इतना बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है वो कुछ ईवीएम से भी निकलना चाहिए, तो कहाँ रह गया, क्या मामला रह गया? सर, इन चुनाव का रिजल्ट मुझे पहले से पता था कि क्या होने वाला है, क्योंकि हमें पता है कि जब तक ये इलेक्शन कमीशन बैठा, ज्ञानेश कुमार बैठा है और जब तक इनके सरकारी संस्थाओं का ये यूज करते रहेंगे, सरकार इनकी बननी थी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, नाम नहीं लूंगा किसी का। अभी 2 दिन पहले एक बीजेपी का जिला अध्यक्ष मेरे से मिलने आया मेरे ऑफिस पे और उसने मुझे बोला कि मुझे ऊपर से ऑर्डर आया कि 200 आदमी लेके बीजेपी हेडक्वार्टर पे जाना है। किस लिए? कि मोदी जी संबोधित करेंगे देश को, हमारी सरकार बन रही है। उनको पहले से पता था हमारी सरकार बन रही, जिता चुके थे वो सरकार, ठीक है ना। आप लास्ट टाइम पे आके 61 लाख लोगों के अपने वोट काट दिए, आज तक कोई लिस्ट उन्होंने वेबसाइट पर जारी नहीं करी। क्यों भाई, क्या हो रहा है? कितनी धांधली हो रही है इस देश के अंदर? कोई आवाज उठाने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। बहुत शानदार आवाज उठाए, ऐसा नहीं कह सकते। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर जिस ढंग से बहस की, या फिर ये बहस करते कभी राहुल गांधी नहीं दिखे वहां पे, कहीं ना कहीं लैकिंग तो है कांग्रेस पार्टी के अंदर। मैं आपको चीज बताता हूं कि देश के अंदर अगर आज इस सरकार से कोई व्यक्ति लड़ रहा है अकेला, जिसको मैं कह सकता हूं, उसका नाम राहुल गांधी है। इन्होंने सारे विपक्ष के नेताओं को डरा दिया है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, लेकिन सबको डरा चुके हैं, सबको, कि भाई कुछ बोलेगा तो जो उठा के जेल में डाल देंगे। ईडी का दुरुपयोग, सीबीआई का दुरुपयोग, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर करके सबको डरा दिया इन्होंने। लेकिन राहुल गांधी डरा नहीं है। राहुल गांधी को भी इन्होंने 50 दिन तक ईडी के दफ्तर में बुलाया, पूछताछ के लिए बैठाया, घंटों को उठाया, ठीक है। कांग्रेस के वर्ग सड़कों पर उतरा, उस टाइम पे लड़ाई लड़ी हम लोगों ने। मुझे खुद उस टाइम पर घर में हाउस अरेस्ट किया गया। मेरे घर पर सुबह 8 बजे पुलिस आ जाती है और आगे बोलते हैं कि सर आपका हाउस अरेस्ट कर लिया, आप घर से बाहर नहीं जा सकते। क्योंकि उस टाइम मैंने 2 बसें लगा के खुद मैं राहुल गांधी के लिए लड़ाई लड़ने जा रहा था, मुझे जाना था, लेकिन मेरे सारे लोगों को रोक दिया गया, मुझे घर पे बंद कर दिया गया। क्यों भाई? क्या तानाशाही है? क्या आज लोकतंत्र में लिखा है कि हम अपनी आवाज नहीं उठा सकते? हम विपक्ष के लोग हैं, इतनी तानाशाही इस देश के अंदर? क्या इस देश के अंदर हिटलरशाही है? क्या यहाँ पे प्रजातंत्र नहीं है? क्या लोकतंत्र नहीं है देश के अंदर? आज आप लोकतंत्र को कुचलने का काम किसी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, ये आपसे कहना चाहता हूं। लेकिन हम डरने वाले नहीं है, राहुल गांधी जी के साथ हम लोग खड़े हैं और उनकी आखिरी आवाज तक हम उनके साथ हैं। जब तक पहले हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी और एक नारा इन्होंने दिया था, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। तो ये चोरों की सरकार है, इनसे कोई डरने वाले नहीं, ना फर्क पड़ता है। सरकारें बना ले, सरकारें आएंगी जाएंगी, इन चीजों से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हमें देश के लिए काम करना, क्योंकि इस देश में हमारा खून मिला हुआ है, हमने इस देश के लिए कुर्बानियां दी है, तो इस देश को ऐसी बर्बाद नहीं होने देंगे। 2014 से पहले जब 2013 में हमारी सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उस टाइम पर देश पे 55 लाख करोड़ का कर्जा था। 1 मिनट जी, दर्शकों को मैं बता दूं यहाँ ठहर करके, दीपक वशिष्ठ दिल्ली कांग्रेस के
यूथ कांग्रेस से चले आए, एनएसयूआई में थे, कर्मठ कार्यकर्ता हैं। जब ये कह रहे हैं हाउस अरेस्ट किया गया प्रदर्शन के दौरान इन्हें, तो इनकी बात में सच्चाई या इनके मजबूत पकड़ इनके समर्थकों के बीच को आप समझ सकते हैं। ये दिल्ली में सक्रिय हैं, बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं बाबरपुर जहां के गोपाल राय होते थे, कि अभी भी विधायक है, मंत्री होते थे आम आदमी पार्टी के, उन्हें चैलेंज करने वाले व्यक्ति हैं ग्राउंड पे जाकर के। उन व्यक्तियों में दीपक वशिष्ठ हैं। तो इसलिए इस मौके पर उस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, जब जिस मोड़ पे कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों के चुनाव में बुरी तरह से हार गई। 5 राज्यों में कहना ठीक नहीं है, फिर मैं करेक्ट कर रहा हूं, केरल में 5 में से 4 राज्यों में हार चुकी है, और केरल में इनकी सरकार नहीं थी, तो वहां से लेफ्ट फ्रंट की सरकार को 10 सालों के बाद इन्होंने सत्ता से हटाया है। उस कांग्रेस का वर्कर से हम जानना चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस किस तरीके से उठ खड़े होने वाली है। क्या ऐसे ही डरते रहेंगे, आप ही बंद हो जाएगा? क्या किया आपने प्रदर्शन बंद होने के बाद? देखिए, किया था, नहीं किया था? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कांग्रेस के अंदर बहुत ज्यादा ऐसी बात नहीं है, बहुत यंग जनरेशन, हमारे यंग लोग बड़े हैं आगे। जैसे पंजाब के अंदर अमरिंदर सिंह राजा बरार साहब को जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, मध्य प्रदेश के अंदर जीतू पटवारी को, राजस्थान में सचिन पायलट, हमारे यंग लीडर्स की कमी नहीं हमारे पास। और ये वो लोग हैं जो लड़ना जानते हैं, सरकारें बनाना जानते हैं। ऐसे नहीं है, उनकी साफ छवि है, सब कुछ है उनके दम पे। हर स्टेट में हम एक बड़े लीडर को लेकर चलेंगे तो हम सरकार बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और रही बात उसकी काम करने की, क्योंकि इतिहास है, हमें ये बताने की जरूरत नहीं हम करेंगे क्या लोगों के लिए, हम कर चुके हैं। हमारे अगर पिछले इतिहास उठाएंगे, जैसे दिल्ली में 15 साल कांग्रेस की सरकार रही है, शीला दीक्षित हमारी मुख्यमंत्री रही है। आपने देखा होगा दिल्ली को बनाने वाली शीला दीक्षित है। जब शीला जी की डेथ हुई थी, छोटा सा किस्सा बताना चाह रहा हूं, तो मैं उस टाइम पे उनके घर पे था। मोदी जी घर पे आए थे उस टाइम पे उनके, जो देश के प्रधानमंत्री। और मोदी जी ने आके वहां एक बात बोली थी कि दिल्ली के अंदर जितना काम शीला दीक्षित ने किया, इतना काम इतिहास में कभी नहीं हुआ। मतलब एक पार्टी के सबसे बड़ा लीडर, देश के प्रधानमंत्री ये बात बोल के गए शीला जी के लिए। तो इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते आप, ना कोई बोल सकता कि दिल्ली पे काम नहीं किया। जब से शीला दीक्षित की सरकार दिल्ली से गई, फिर केजरीवाल 12 साल रहा है, और अब 1 साल से ऊपर इसको भी हो गया, रेखा गुप्ता को, बीजेपी गवर्नमेंट को। आप बता दो मुझे कौन सा काम हुआ? एक फ्लाईओवर, अगर आज केजरीवाल गिनाते कि मैंने दिल्ली के अंदर कोई फ्लाईओवर बनाया, या 1 साल से पहले जितने वादे आप इनका बीजेपी का वो निकालो, आप जो इन्होंने वादे किया, मैनिफेस्टो निकाल लो आप। उस मैनिफेस्टो में जिस तरह से इन्होंने बोला था कि सिलेंडर हम आपको देंगे होली पे, दिवाली पे, ईद पे, हर तरह से जितने मैनिफेस्टो आएंगे, त्योहार आएंगे हमारे, उन पे देंगे, कोई नहीं दिया। इन्होंने बोला था 2500 रुपये हर महीना हम महिलाओं को देंगे, आज तक नहीं दिए। सारे झूठे वादे किए इन्होंने। क्या जनता को बेवकूफ समझ रखा है इन्होंने? जितनी पॉलिसी हमने चलाई थी कांग्रेस टाइम पे, लाडली योजना लाई, बहुत सारी योजना लाई, सारी बंद कर दी इन्होंने। कौन सी इन्होंने वैकेंसी निकाल दी 12 साल में? ना तो केजरीवाल ने दिल्ली में कोई वैकेंसी निकाली, ना जब से इनकी सरकार बनी इन्होंने कोई वैकेंसी निकाली। कभी जमुना की सफाई का वादा किया था, ना वो आज तक पूरा हुआ है। क्या काम किया इन लोगों ने? तो इसी तरीके से पूरे देश के अंदर ऐसी मोदी जी के ऊपर भी बहुत सारी बातें हैं जो आगे हम चर्चा में करेंगे। जितने वादे इन्होंने किए, पहले दिल्ली पे कर लेते हैं। दिल्ली पे क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव कब है यहाँ? अगले साल है। अगले साल, यस। लेकिन कांग्रेस, जैसे आपने जिन मुद्दों को बताया, जैसे गैस सिलेंडर का मामला हो, यमुना सफाई का मामला हो, साल भर आराम से रेखा गुप्ता अपनी सरकार चला गई है, साल भर पूरा हुआ है। कांग्रेस पार्टी कहीं ग्राउंड पे नहीं दिखी। चुनाव आ रहा है कॉर्पोरेशन का। ऐसा नहीं है, फिर मैं वही बात बोलूंगा, सारी कमी मीडिया की है, कांग्रेस पार्टी की कमी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के हमारे ऊर्जावान और ईमानदार और साफ छवि के नेता जो दिल्ली के अध्यक्ष है आदरणीय देवेंद्र यादव जी, उन्होंने दिल्ली के अंदर लगातार, वो घर नहीं बैठे हैं, मैंने उनको घर बैठे हुए नहीं देखा, लगातार प्रोटेस्ट करने, जमीन पर उतरना, पूरी दिल्ली के अंदर उन्होंने न्याय यात्रा निकाली। लेकिन हम ये तो तब विधानसभा चुनाव से पहले, अब हारने के बाद भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी दिल्ली के अंदर हमारे 14 जिले हैं, 14 जिले के अंदर, हर जिले के अंदर हमने बड़े बड़े कार्यक्रम करे, बड़े बड़े प्रोग्राम करे। हर ब्लॉक के अंदर हमने अभी पीछे प्रोटेस्ट रखा था, सब में प्रोटेस्ट किए हैं। लेकिन कारण क्या, हमें मीडिया नहीं दिखाती। मीडिया अखबार में भी छोटी सी हेडिंग कटिंग छाप छोड़ देती है, लोगों तक बातें नहीं पहुंच रही, इसलिए आपको दिख ही नहीं रहा। अगर ये सारे जितने हमारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल है, बड़े चैनल है, अगर हमें दिखाना शुरू कर दे, आपको कांग्रेस दिखेगी। कारण तो ये है ना, मतलब, लेकिन काम जो कुछ भी आप लोग करते हैं मीडिया के हवाले करते हैं, जमीन पे लोगों से जुड़ने के लिए करते हैं। सर जमीन पे काम कर रहे हैं, जमीन पे वर्किंग है हमारी। आज मैं आपको इतना बड़ा संगठन बनाया, आज ही दिल्ली कांग्रेस ने दिल्ली की लिस्ट निकाली है, ठीक है, उसमें किसको मेंबर बनाया, किसको क्या बनाया, लगातार काम कर रहे हैं, संगठन बड़ा मजबूत हो रहा है हमारा, ऐसी बात नहीं। आप कर्मठ नेता, आपको बस सलाह देता हूँ, प्रचार में मत जाइए, काम में जाइए।
आप प्रचार में जाएंगे तब मीडिया आपके काम आएगी, प्रचार में नहीं रहेंगे तो काम कीजिए उस पर। प्रचार की नहीं, मैं प्रचार की बात ही नहीं कर रहा, लेकिन जो काम करेंगे उसका प्रचार भी तो होगा ना, जब तो लोग जाएंगे। केजरीवाल ने क्या काम किया था मुझे बताओ आप। केजरीवाल ने प्रचार ही प्रचार किया था। एक सुंदर नगरी में, छोटी सी कॉलोनी में आके केजरीवाल ने धरना दिया, उसको मीडिया ने इतना हाईलाइट कर दिया। आज बैंगनार में घूम रहे हैं, आज केजरीवाल साहब यहाँ पहुंच गए, आज मंदिर में पहुंच गए, आज किसी वाल्मीकि मंदिर में पहुंच गए, आज वहां पहुंच गए। लगातार मीडिया दिखाती रही ना उनको, और वो कोई अच्छा भाषण देना थोड़ी जानते हैं ना, उनका कोई फ्यूचर ना, उनका कोई पास्ट तक ही कोई पॉलिटिकल फैमिली से थे ना कुछ थे, लेकिन मीडिया ने बना दिया उनका हीरो। मीडिया ने हीरो बना दिया, दिल्ली के सीएम बन गए। हम तो लगातार काम कर रहे हैं, हम तो उनसे पहले से काम कर रहे हैं, उससे पहले अच्छी सरकार दी हमने। कोई अगर कह दे इस बात को कि शीला दीक्षित की सरकार में दिल्ली में काम नहीं हुआ, तो आज भी राजनीति छोड़ने के लिए। शीला दीक्षित कौन, ये बताइए। शीला दीक्षित गई, उसके बाद कौन है आपके पास? दिल्ली में सारे लीडर हैं हमारे पास। अजय माकन जी हमारे पास लीडर है सबसे बड़े। अजय माकन जी तो शीला दीक्षित दिनों में भी थे, उनकी विरोध करते रहते लगातार। नहीं विरोध तो नहीं, आप याद दिला, सही याद दिलाया। अजय माकन जी शीला दीक्षित को कुर्सी से उतारने वाले व्यक्तियों में से नहीं है। पार्टी के अंदर से जो अंतर विरोध था उसके अगुआ थे अजय माकन। पार्टी से शीला जी उतरी कब, पहले तो ये बताओ, कभी नहीं उतरी। और रही बात उसकी, अगर देखो अजय माकन जी एक ऐसे नेता हैं, अगर उनको कोई बात, अगर अपनी पार्टी की सरकार में भी कोई काम गलत दिखता है, वो उसके लिए भी बोलते हैं, क्योंकि वो देश हित में बोलते हैं। उनका कहना मेरे लिए पार्टी से पहले देश है, ये अजय माकन जी का कहना। मैं उनसे बड़ी बारीकी से जानता हूँ, मेरे बड़े अच्छे संबंध है उनसे, मैं जाता रहता हूँ उनके पास। ऐसे नहीं है, अजय माकन जी आज बहुत बड़े लीडर है, पार्टी के कोषाध्यक्ष है, राज्यसभा से एमपी भी है। नहीं अच्छा है, शीला दीक्षित ज्यादा तारीफ करेंगे तो फिर दिक्कत होगी उनको। नहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि शीला जी की मैं तारीफ कर रहा हूँ कोई दिक्कत होगी, उनको कोई दिक्कत नहीं है इस बात से। आज अजय माकन जी ने अभी 3 दिन पहले इंटरव्यू AICC प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, खूब शीला जी की तारीफ करी उन्होंने खुद बोला कि शीला जी की गवर्नमेंट में बहुत काम हुए, ऐसे नहीं बोला उन्होंने, और काम हुए भी है। आज मैं अगर डिनाई नहीं कर सकते, अरविंद केजरीवाल ने क्या बोला। मैं इस प्रसंग को इसलिए पकड़ लिया कि कांग्रेस पार्टी के अंदर सत्ता में जाने के बाद, सत्ता में 2013 में चली गई मोटे तौर पे, अलायंस अगर इस रिश्ता छोड़ 2014 से गई हुई, 2026 में बात कर रहे हैं, 12 साल हो गए, एक युग हो गया दिल्ली से कांग्रेस को गए हुए। लेकिन टांग खिंचाए वाले नेताओं के अलावा कोई ऐसा व्यक्तित्व तो नहीं दिखता दूर दूर तक जो शीला दीक्षित जैसी। नहीं, ऐसा बहुत सारे लीडर क्या है कि स्वार्थ की राजनीति करते हैं, पार्टी को बीच मझदार में छोड़ के भी चले गए हैं, वो भी हम लोगों ने भुगता है। ठीक है, काम हम करते हैं, हमारे बड़े लीडर, हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, और हमारे खिलाफ जहां बढ़ने को होता है तभी वो लीडर छोड़ के भाग जाता है। बीजेपी वाले उसको ब्लैकमेल करके अपनी पार्टी में मिला लेते हैं, उससे क्या नुकसान पार्टी का हो जाता है। ऐसा नहीं है, लेकिन कांग्रेस लगातार काम कर रही है। मैं खुद जा रहा हूँ, हमें घर नहीं बैठने देती पार्टी, रोज कभी यहाँ मीटिंग, कभी यहाँ प्रदर्शन, कभी यहाँ धरना, कभी यहाँ कुछ रोज कर रहे हैं काम। दिल्ली के मुद्दे उठा रहे हैं, कौन सा मुद्दा नहीं उठाया हमने। मैं आपको अपनी गाड़ी दिखाऊं, अभी मेरी गाड़ी में इतनी सारी तख्तियां रखी हुई है। हमने सिलेंडर जो इन्होंने बोला था आज तक वो नहीं दिया, इन्होंने रेट बढ़ा दी, उसके खिलाफ हम बोल रहे हैं लगातार, और हम पहले से बोल रहे हैं। बिजली पानी की समस्या उठा रहे हैं, क्षेत्र के मुद्दे उठा रहे हैं, दिल्ली की समस्या उठा रहे हैं, सब काम करने लग रहे हैं। दिल्ली की जितनी अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं आज तक वो रेगुलाइज क्यों नहीं करी इन लोगों ने। अब तो ये भी नहीं बोल सकते कि हमारे निगम में सरकार नहीं है, हमारे केंद्र में 4 इंजन की सरकार है दिल्ली में आज इनकी। 4 इंजन का मतलब है निगम में इनकी सरकार, दिल्ली में सरकार LG इनका, और केंद्र में सरकार इनकी। अब उसके बावजूद भी अगर आज दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं होता है तो किसके सर पे फोड़ोगे? कभी तो ये केजरीवाल के सर पे फोड़ रहे थे, कभी पहले कांग्रेस सरकार पे फोड़ रहे थे, अब किसके सिर पे आप ठीक रख फोड़ोगे? बताओ मुझे आप। आज के बाद आप मीडिया से शिकायत मत कीजिए। दीपक वशिष्ठ को इनके सक्रियता की वजह से ढूंढ लाया हूं। आज की तारीख में 4 मई को इसलिए ढूंढ लाया हूं कि कांग्रेस का एक सक्रिय वर्कर मिले, जिससे कोई मैसेज जाए देशव्यापी। जो अभी स्थितियां हैं, 4-7 राज्यों में चुनाव होने हैं, तो कांग्रेस पार्टी किस पॉलिसी के तहत जाए। दीपक वशिष्ठ कह रहे हैं अगले साल MCD के चुनाव है, तो 7 या 8 जोड़ लीजिए। दिल्ली का MCD अपने बहुत पावरफुल है, तो 8 राज्यों का चुनाव में अगले साल जाना है 2027 में, जब लगभग इस साल के आधे में आ गए हम लोग, मई में आ गए, और सीधे 7 महीने का ये साल बचा, शुरू में चुनाव है, ये सारे 8 जगहों पे बड़े बड़े चौक। तो कांग्रेस पार्टी किस व्यू रचना के साथ आगे बढ़े? आप कह रहे हैं बहुत सारी दिक्कतें हैं, कह रहे हैं सिस्टम से लड़ना। भाई बीजेपी भी इसी सिस्टम से लड़ के आई। आप लोगों ने जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो ऐसे ही हैक कर रखी थी सिस्टम को, जो आज कर रखी है, लेकिन बीजेपी ने रास्ता निकाला। बीजेपी ने हैक किया, और बीजेपी की हैकिंग से केजरीवाल ने निकाल के लाया, तब वहां पहुंचा। या जो भी आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं, विजय थलपति की बात कर रहे हैं, तमिलनाडु में सारा सिस्टम हैक किया हुआ था, उसमें विजय थलपति निकल के चले आ रहे हैं। तो कहीं नहीं लगता है आपको नैरेटिव गढ़ने कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है? सर एक चीज बताइए मुझे, कांग्रेस ने कभी मीडिया पे बैन नहीं लगाया, जिस तरह से आज इन्होंने मीडिया को बांध रखा है। आज कोई मीडिया वाले बीजेपी के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था जिससे हमारी सरकार गई, यानी कांग्रेस ने दिखाने दिया पूरा आंदोलन। आज इनकी सरकार में कोई आंदोलन करके दिखा दो, आप मान जाऊंगा मैं।
कोई भी करके दिखा दो। किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन करा, वो कुचल दिया इन्होंने। मैं आपको तो आंदोलन करते हुए देखता हूँ मैं सड़क पे, आप सही सलामत है सर, हम तो करते हैं, हम तो लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन हमें डिटेन कर लेते हैं, फिर बिठा देते हैं थाने में। सुबह से लेकर शाम तक भूखे प्यासे बैठे रहते हैं, शाम को छोड़ देते हैं हमें। ऐसे नहीं है, लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन वो लड़ाई नहीं पहुंच रही लोगों तक, जनता तक नहीं पहुंच रही। आप बात समझे ना, इतना बड़ा किसानों का आंदोलन हुआ पूरे देश के अंदर, ना तो एमएसपी पे रेट बढ़े, जो वादे इन्होंने किसानों से कह रहे थे, 3 काले कानून लाए, वो वापस इनको लेना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि किसानों के लिए कोई काम इन लोगों ने नहीं किया है। आज बीजेपी मेरे हिसाब से बैकफुट पे है, लेकिन क्या है कि मीडिया गलत नहीं दिखा रही इनको। मीडिया, मैं ये कह रहा हूं, नहीं दिखाए, लेकिन सच्चाई तो बोले मीडिया कम से कम। देखिए, आप जिससे अपेक्षा रख रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं तो ठीक हूं, कोई और ठीक हो ले, लेकिन मैं दूसरी तरफ ले जा रहा हूं। पार्टी या जीत तो कांग्रेस के हिस्से में बढ़नी है, मीडिया के श्रेय में नहीं आना है जीत का हिस्सा, या अपनी विचारधारा के आधार पर कांग्रेस पार्टी को जीतनी है तो कांग्रेस पार्टी को जीतनी है, मीडिया को जीतना नहीं है। अपने हार का दोषारोपण या अपने परिस्थितियों का किसी और को जिम्मेदार ठहरा हर बार कांग्रेस पार्टी के लोग करते हैं, हर मौके पे करते हैं। मैं आपको ढूंढ के इसलिए निकाला हूं, आया हूं आपसे बात करने के लिए, कि जो व्यक्ति मानता है कि मैं बाहर निकलता हूं, मैं संघर्ष करता हूं, मैं हर मौके पे जाता हूं जहां पे पार्टी के तहत विरोध करना होता है नीतियों का, मैं थकता नहीं हूं, डरता नहीं हूं, डिटेन होता हूं, इसलिए मैं आपको ला रहा हूं। आप तो डर नहीं रहे। मेरा ये कहना है, अगले साल जो 8 जगहों पे अलग अलग जगहों पे चुनाव है, तो 7 राज्यों की 8 हमने एमसीडी जोड़ दिया, तो 8 जगहों पे चुनाव होने वाला है। उसको कांग्रेस पार्टी किस स्ट्रेटेजी से लड़े? क्या एक लेवल के कार्यकर्ता के नाते आप कोई संदेश देना चाहते हैं ऊपर के लोगों को कि क्या किस ढंग से बातें हो और किस ढंग की रणनीति बनाई जाए? सर, मेरा मानना तो यह है कि नंग के साथ नंग बना जाता है। बीजेपी से लड़ाई जिस ढर्रे से कांग्रेस काम कर रही है ना, वो ठीक है, अब काम कांग्रेस पार्टी मेरे हिसाब से अच्छा चल रही है। हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हर प्रदेश में अच्छे दिए हैं, लगातार युवाओं को भागीदारी कांग्रेस के अंदर हो रही है, युवा अच्छा काम कर रहे हैं, यूथ कांग्रेस अच्छा काम कर रही है, एनएसयूआई अच्छा काम कर रही है, हमारे और जो घटक दल है सारे सब अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से ये लोग लड़ रहे हैं, जिस तरीके से राजनीति आज बीजेपी कर रही है, मैं ऊपर के नेताओं से आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि इनके जैसा ही जिस तरीके से चाह रहे हैं इनके खिलाफ वैसी लड़ाई लड़ेंगे तो हम जीत पाएंगे। क्योंकि आज ये मीडिया हमारे साथ नहीं है, कोई सरकारी तंत्र मंत्र हमारे साथ नहीं है, प्रशासन हमारे साथ नहीं है, हम सिर्फ लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लड़ाई में कितनी कामयाबी मिलेगी तो आने वाला वक्त बताएगा, है ना। लेकिन ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम 7 के 7 राज्यों में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और पूरे देश का कार्यकर्ता आकर इन 7 राज्यों में काम करेगा, ये आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। और पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे, बाकी रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। दीपक जी, मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ जी, मैं उन पत्रकारों में से हूँ जो 2014 से पहले यहाँ बैठ के बीजेपी के लोग वही भाषा बोलते थे जो भाषा भी बोल रहे हैं। मुझे मीडिया नहीं दिखाती, व्यवस्था है, सीबीआई रेड कर ले रही है, ईडी ये कर ले रहा है, वो कर ले रहा है, और उन सब के बावजूद आप जैसा कोई वर्कर था, कहता कोई भी कुछ करे मैं तो बदल दूंगा, मैं तो आ जाऊंगा। क्या ये कांग्रेस पार्टी के वर्कर में ऐसा उत्साह बचा पड़ा है? पूरा है सर, मैं बैठा हूँ आपके सामने, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस पार्टी का, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 100% आएंगे। पंजाब में देखना आप, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब में बीजेपी तो है नहीं, वहां पे जो दूसरी पार्टी है, क्या नाम है, अकाली दल खत्म हो चुकी है, आम आदमी पार्टी का ग्राफ दिन पे दिन डाउन हो रहा है। 2 दिन पहले आपने मीडिया में देखा होगा कि जो उनके सीएम है वो ड्रिंक कर विधानसभा के अंदर आके भाषण दे रहे हैं, उनको बोला नहीं जा रहा। क्या ऐसा सीएम चाहिए प्रदेश को कि एक शराबी आदमी आके वहां पे भाषण दे रहा है, उसे बोले नहीं जा रहा उस पर? ये देखिए आप, तो ऐसे नहीं है। वहां जो लार्जेस्ट सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस का संगठन बहुत जबरदस्त है पंजाब के अंदर, और 1000% विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस की सरकार पंजाब में जरूर बनने जा रही है। इसके साथ साथ ऐसी उत्तराखंड की बात करना चाहता हूं, उत्तराखंड में भी कांग्रेस हम गवर्नमेंट बनने जा रही है, और यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ चुनाव हारने जा रहे हैं, ये भी बता दिया मैंने आपको। नहीं, योगी आदित्यनाथ चुनाव हारने जा रहे हैं, ये भाषा तो अखिलेश भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, तो अलग अलग हिस्से में बोल रहे हैं, इकट्ठे होकर बोल रहे हैं, क्या मामला है वहां? इस बार भी कांग्रेस पार्टी क्या वर्कर के नाते आप चाहेंगे कि कोई गठजोड़ के तहत जाए या अलग अलग जाए? नहीं, गठजोड़ के साथ ही जाएंगे। अखिलेश यादव जी के साथ हम हैं और हमारी पूरा समर्थन उनके साथ है, और हम दोनों एक है, ऐसे नहीं है। आपने हमें कोई अलग नहीं देखा होगा, ना हमारे बयान अलग सुने होंगे, ना वो हमारे खिलाफ बोलते हैं ना उनके खिलाफ बोलते हैं। अभी एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है, इसलिए अभी हम साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई नीति हमें खराब लगेगी उसके खिलाफ जरूर बोलेंगे, लेकिन जो प्रदेश के हित में और देश के हित में काम करेगी पार्टी, हम उनके साथ खड़े हैं, और हमारी विचारधारा अगर उनसे मेल खाएगी तो भी उनके साथ खड़े हैं।
जब विचारधारा मेल नहीं खाएगी तब उनके खिलाफ बोला जाएगा, इस पे काम करेंगे। आप क्या देखते हैं 8 फिर आपके कहने के आधार पर ही एमसीडी को मैंने 8वां राज्य जोड़ दिया। इन 8 राज्यों में अगले साल चुनाव नतीजों किस हिसाब से आप देख रहे हैं, क्या होने वाला? 8 राज्यों में हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा, बहुत जबरदस्त रहेगा। और जिस तरीके से, क्योंकि अभी से तैयारी वहां शुरू हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी ये नहीं कि लास्ट टाइम को चुनाव के टाइम पे ही तैयारी शुरू करेगी। हमारा वर्कर 24 घंटे 12 महीने तैयार रहता है इलेक्शन के लिए। हम पीछे नहीं हटते, न डरते हैं। ठीक है, अभी भी मेरी जिम्मेदारी मुझे पंजाब में किसी प्रभारी के डिस्ट्रिक्ट में लगा के भेज रहे हैं, मैं तैयार बैठा हूँ पार्टी के लिए काम करने के लिए, और मेरे जैसे हजारों लोग तैयार बैठे हैं। हमारा काम क्या होगा, जब दूसरे राज्य में हम जाएंगे, हम तो गली गली घर घर घूमेंगे ना, और अपनी नीतियां बताएंगे कि नीतियों को लेकर हम उतरेंगे चुनाव में। जो मुद्दे हमें दिए जाएंगे उन मुद्दों को उठाएंगे वहां पर जाकर, चाहे हमें वहां धरना देना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, गली गली में जाकर लोगों को समझाना पड़े, चाहे हम गली के लोगों को इकट्ठा करके वहां पर कोई काम करना पड़े, तो इस तरह के मुद्दे उठाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह का कांग्रेस का वर्कर है, 8 राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और हमारी सरकारें बहुत सारे राज्यों में जरूर आएगी। दीपक जी, एक और सवाल, लड़ेंगे, खड़े होंगे, इकट्ठे होंगे, पावर का आम दर्शक के हिसाब से बोले, आम व्यक्ति के हिसाब से बोले, पावर का कैरेक्टर एक ही होता है, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लेफ्ट हो, जिसको आपने केरला में हटाया, सब एक ही कैरेक्टर के हैं। तो आप क्या पाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो पावर जिसके खिलाफ लड़ने जा रहे हैं, खैर पंजाब में आपकी लड़ाई आम आदमी पार्टी से, वहां आपके प्लेस को भारतीय जनता पार्टी से वहां लड़ाई नहीं, उत्तर प्रदेश आपकी लड़ाई योगी आदित्यनाथ से, वहां इसके अलावा ज्यादातर राज्यों में, उत्तराखंड में आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, इसके अलावा ज्यादातर राज्यों में आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, हिमाचल प्रदेश में जहां रिटेन करने के लिए आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से होने वाली। तो क्या डिफरेंस है आप में? दोनों पावर हंगर है, कांग्रेस पार्टी पावर हंगर है, आप भी जो कोशिश कर रहे हैं पावर में आने के लिए कर रहे हैं, तो आपके पावर हंगर होने और जो पावर में बैठे लोग हैं उसमें क्या फर्क है? देखिए, फर्क ये है दोनों में कि बीजेपी को सिर्फ पावर चाहिए, बीजेपी को जनता से कोई लेना देना नहीं है, प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, देश से कोई लेना देना नहीं है। आपने, मैं छोटी सी बात आपकी इस बात से एक बात बोलना भूल गया था, वो जरूर बोलना चाहूंगा। आपने पीछे अमेरिका के, यूएसए के राष्ट्रपति का एक बयान सुना था कि मैं चाहूं तो मोदी जी का 24 घंटे के अंदर, एक दिन में उनका राजनीतिक कैरियर खराब कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। ये उन्होंने बयान दिया था। किस बेस पे दिया था? कितना, मतलब कुछ तो है। आज पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है जब से हमारा देश आजाद हुआ है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री ब्लैकमेल हो रहा है। उसका नुकसान प्रधानमंत्री का नहीं है, वो देश का प्रधानमंत्री है, नुकसान देश का है। आज देश का नुकसान हो रहा है। तो बीजेपी को कोई मतलब नहीं लोगों से, बीजेपी को कोई मतलब नहीं है राज्य से, बीजेपी को कोई मतलब नहीं देश से। उन्हें अपनी सत्ता चाहिए, अपनी पावर चाहिए और अपने को बचाना है, ये काम है। और कांग्रेस में क्या फर्क है? कांग्रेस लोगों के लिए काम करती है। हम सत्ता में आए नहीं आए, वो हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता। हम सत्ता के लालची नहीं है। मैं हूं आज, मुझे कोई सत्ता का लालच नहीं है। हमें सिर्फ लोगों की आवाज उठानी है, लोगों के लिए काम करना है, प्रदेश के लिए काम करना है और देश के लिए काम करना है। ये डिफरेंस है कांग्रेस और बीजेपी में, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और हम बातचीत के आखिरी अंत की तरफ आ गए, तो मुझे ये बताइए कि अगर कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में 4 मई की तारीख को याद करना चाहिए, कैसे याद करना चाहिए इसे, जो 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे हैं सामने? तब देखिए सर, जिस तरीके से बीजेपी चुनाव लड़ रही है, ज्ञानेश कुमार पूरा बीजेपी को जिताने पर लगा हुआ है और पहले ही ये बता देता है कि ये राज्य हमारा आ गया, ये राज्य आ गया, ये राज्य आ गया, वो जीत गया। वो बीजेपी को पहले बोल देता है। बीजेपी के लोगों को पता भी होता है। एक जिला अध्यक्ष मेरे से कह रहा है कि हमारी सरकार बन भी गई, अभी रिजल्ट भी नहीं आया, वो कह रहा है सरकार बन गई, हमें बुला भी लिया संबोधित करने के लिए। तो इस माहौल में भी अगर कांग्रेस पार्टी की 150 सीटें, 150 विधायक हमारे जीत कर आ रहे हैं, इसमें बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं मैं अपनी। ज्ञानेश कुमार ने ही केरल में आपको जिताया है? नहीं, ज्ञानेश कुमार सर, वहां बीजेपी थी नहीं ना। अगर 100% रिजल्ट बीजेपी को आप दे दोगे तो फिर तो देश में आंदोलन ही छिड़ जाएगा, जनता सड़कों पर आ जाएगी, खत्म हो जाएगी सारी कहानी। फिर ऐसा नहीं, कुछ तो देना पड़ेगा ना। लेकिन वहां पे हम ईमानदारी से जीते हैं, वहां जीत रहे थे हम आपका आसाम में भी जीतते, ऐसा नहीं। तमिलनाडु में भी अच्छा हमारा प्रदर्शन रहता, बंगाल में भी अच्छा प्रदर्शन रहता अगर ईमानदारी से चुनाव होता। बीजेपी कहीं नहीं आ रही थी। आप जनता में सर्वे करा लो। अभी मैं रोड पे खड़ा हो जाता हूँ और आने जाने वाले 10-20 लोगों से पूछता हूँ, 50 लोगों का आपको सर्वे बताता हूँ मैं, देखो लोग क्या बोल रहे हैं। हर आदमी परेशान है सर। एक रोड पे खड़े हो गए, आप देखना सबकी मातों में होगी, कोई हंसतावाद भी नहीं मिलेगा आपको आज के डेट में। सब परेशान है, कोई महंगाई से परेशान है, कोई रोजगार से परेशान है, कोई किसी वजह से परेशान है, कोई किससे। सुखी कोई नहीं आज के टाइम में हिंदुस्तान के अंदर, सब परेशान है। एक बात मैं बोलना भूल गया था, पहले भी आपको बताना चाहता हूं कि 2013 में 55 लाख करोड़ का खर्चा हुआ देश पे, आज 250 लाख करोड़ का खर्चा हो गया। क्या देश का कोई विकास हुआ, काम हुआ? कहां गया पैसा सारा?
ये पूछना है। जो अडानी उस टाइम पे 50,000 करोड़ का आदमी था, आज दुनिया का सेकंड नंबर का सबसे रईस आदमी बन गया। सारा देश का पैसा दिया जा रहा है उसको। अडानी अंबानी दो आदमी, दो गुजराती देश को बेच रहे हैं और दो गुजराती देश को खरीद रहे हैं। ये काम हो रहा है इस देश के अंदर और कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए जनता परेशान है, दुखी है, सब कुछ है। वक्त जरूर आएगा, भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर है और ऐसे हम डरने वाले नहीं है। और कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस हिंदुस्तान की जनता के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। और आने वाले वक्त में चाहे हमें लड़ाई लड़नी पड़े, कब तक ये इस तरह की राजनीति करेंगे? कभी तो उसका रास्ता निकलेगा ना। जिस दिन रास्ता निकलेगा देखना, एक धड़ल्ले से उड़ा के फेंक देंगे इनको, फिर कांग्रेस के अंदर एक साफ छवि वाली सरकार देंगे। दर्शकों, ये बहुत मशहूर कहावत है, क्या तुलसीदास ने कहा है, जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन जैसे। कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता कैसे देख रहे हैं? अगर यही भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्ति होता, कहता सारा एकदम हरा ही हरा है, बाग ही बाग है। यहाँ ये कह रहे हैं सबकी शिकन है, चेहरे पे तनाव है। आपके चेहरे पे इनके भाव से कैसे समझ में आ रहा है? लेकिन सबसे बड़ी बात है, इनके संघर्ष को याद कीजिए, धारा के विपरीत बहने वाले की ताकत को याद कीजिए। दीपक वशिष्ठ जैसे लोग रहने चाहिए, यही मेरी कोशिश है। और आपको ढेरों शुभकामनाएं दीपक जी, आगे संघर्ष आपकी जारी रहे। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद।